Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 7th history chapter 3 Delhi 12th to 15th century. इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम ये चैप्टर बहुत टफ है, प्लीज़ अपलोड कर दो। तो देखो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ो तो ये इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए और पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आना चाहिए। एक दिन चिंटू और चमेली दोनों घूमने जा रहे थे तो चिंटू बोलता है चमेली से, तुझे पता है इंडिया की कैपिटल क्या है? तो चमेली कहती है, हाँ मुझे पता है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। तू क्या मुझे पागल समझता है क्या? ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझा कर। अच्छा तुझे सब पता है तो ये बता कि दिल्ली में सबसे पहले कौन आया था? तोमर्स आए थे या चौहान्स आए थे? हाँ मुझे पता है, चौहान्स पहले आए थे। अरे नहीं पगली, पहले तोमर्स आए थे, तुझे क्या पता? चुप कर तू, झूठ बोल रहा है। मैं तो प्रिया मैम से पूछ कर आऊंगी। चल प्रिया मैम की क्लास में चलते हैं, वही हमें अच्छे से बताएंगी कि कौन पहले आया था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आपस में इतना लड़ क्यों रहे हो? देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, तोमर्स और चौहान्स दोनों ही राजपूत डायनेस्टीज के हैं और सबसे पहले आए थे तोमर्स, उसके बाद आए थे चौहान्स। इसे मैं और अच्छे से बताऊंगी डिटेल में, तो लेट्स स्टार्ट। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। इस चैप्टर में दिल्ली के बारे में बताया हुआ है कि दिल्ली में सबसे पहले किसने राज किया था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो ये बात है 12th सेंचुरी की, जब राजपूत यहाँ पे बहुत ज्यादा राज करते थे, उनका रूल चलता था यहाँ पर। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसके थ्रू आपको सारा अच्छे से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन से रूलर हुआ करते थे दिल्ली में। सबसे पहले थे राजपूत डायनेस्टीज आई थी, उसमें तोमर और चौहान राज किया करते थे। या इसमें भी ना इन्होंने आपस में ही, चौहान लोगों ने तोमर्स को हरा दिया और अपना कब्जा कर लिया पूरे दिल्ली पर। उसके बाद आए टर्किश रूलर्स। टर्किश रूलर में कौन कौन से रूलर्स थे? ये सारे रूलर्स थे। इसमें एक फीमेल थी, रजिया। तो एक ही फीमेल है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में 2 रूलर थे। उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में भी 3 रूलर थे और यहाँ पे डेट भी बताइए कि कब से लेकर कब तक इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था। उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। उसके बाद आई लोधी डायनेस्टी। इन्होंने तो बस ये एक राजा थे इसके और बहुत कम टाइम तक रूल किया है इन्होंने। अब हमने ये तो देख लिया है कि सबसे पहले राजपूत आए थे और राजपूत में भी तोमर राजपूत आए थे सबसे पहले, और तोमर राजपूत को चौहान्स ने हराया था। और चौहान्स कहाँ से आए थे? वो अजमेर से आए थे और आके उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पे बहुत अच्छा कॉमर्शियल सेंटर माना जाता था, यानी कि ट्रेड बहुत ज्यादा होता था इस एरिया में। और जो कॉइन्स होते थे ना, उनको बोला जाता था दिल्लीवल। ये देखो, ये आपको लर्न करना है कि कॉइन्स को क्या बोला जाता था। अब दिल्ली बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर था, तो इसका मतलब ये कैपिटल ही बन गया। जहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेड होगा वहाँ पे अच्छी कैपिटल बन जाएगी। तो दिल्ली सुल्तान ने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी स्टार्ट की थी, जैसे कि काफी एरिया को बहुत अच्छे से बनाया गया था। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जहाँ पना तुस्सी ग्रेट हो। सिर्फ जहाँ पना, ये तो मैंने आगे लगा लिया खुद से कि तुस्सी ग्रेट हो। ये एक मूवी है 3 इडियट्स। जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो मैंने ये मूवी देखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, हो सके तो आप भी देखना। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सुल्तान्स हैं उनके टाइम पर दिल्ली कैसी थी। यहाँ पर एक चीज बता रखी है, तारीख, यानी कि सिंगुलर और त्वारीख बोलते हैं प्लूरल में। तो ये जो वर्ड है ना, तारीख और त्वारीख, ये पर्शियन वर्ड है, क्योंकि टर्किश में, यानी कि जो टर्की वाला एरिया है, जो मतलब हमारी कंट्री से बाहर है टर्की, वहां पर पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो उनको तो वही लैंग्वेज आती थी बोलना।
तो उन्होंने क्या किया, जो कॉइन्स होते थे, आर्किटेक्चर्स होते थे यहाँ के दिल्ली के, उन पे भी वो उसी लैंग्वेज में लिखवा देते थे कुछ कुछ। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी पर्शियन ही होती थी, जो कि वो दिल्ली में यूज करते थे। तारीख एक डिटेल फॉर्म में लिखा होता था, एक पेपर होता था, उसमें डिटेल होती थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कब कब होंगी और क्या क्या चीजें हो चुकी है, मतलब सब कुछ सारी डिटेल होती थी उसमें। अब इस बुक को, ये जो तारीख है, बुक को बोला जा रहा है यहाँ पे तारीख, तो इसको सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियर यानी कि दरबारी, ये सब लोग पढ़ते थे और इसके अकॉर्डिंग फिर रूल किया करते थे कि हाँ हमें ऐसे अच्छे से प्लान करके अपने पूरे एरिया को जो है एडमिनिस्ट्रेट करना है, या जो भी रूल वगैरह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अच्छे से ये रूल कर पाते थे और लोगों को समझा पाते थे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए। द सर्कल ऑफ जस्टिस, यहाँ पर एक पर्सन है फकीर ए मुदबिर। इन्होंने बोला कि एक किंग को ना बिना शोल्डर के तो सरवाइव करना ही नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी किंग है ना वो बिना शोल्डर के सरवाइव तो कर ही नहीं सकता। अगर उसके सैनिक होंगे उसके साथ में तब भी वो लड़ सकता है, और शोल्जर्स को तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी, ये भी भैया सही है। अब वो काम करेंगे तो पैसा तो लेंगे ही ना। अब जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, वो पीजेंट से आएगी। पीजेंट वगैरह टैक्स देंगे राजा को, तो वो टैक्स से फिर ये सैलरी देंगे सोल्जर्स को। अभी जो पीजेंट्स हैं ये तभी तो देंगे ना टैक्स जब वो खुश होंगे, उनका काम धंधा अच्छा चलेगा, फार्मिंग अच्छी होगी उनकी। तो ये सब डिपेंड करता है देखा जाए तो किंग पे ही। तो किंग अगर अच्छे से जस्टिस रखेगा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑनेस्टली की ईमानदार होगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा, तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो सोचो, हमने स्टार्ट किया था किंग से और एंड भी कर दिया किस पे, किंग पे, यानी कि सर्कल घूमता रहता है कि किंग अगर शोल्डर को अच्छे से रखना चाहता है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी आएगी पीजेंट से, और पीजेंट तभी खुश रह पाएंगे जब किंग अच्छा कुछ कर पाएगा। तो किंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए बोला गया है इसको द सर्कल ऑफ जस्टिस। जो भी ऑथर होते थे तारीख के, वो सिटी में रहना पसंद करते थे, क्योंकि भाई अब उनकी तो इम्पोर्टेंस होगी ना, वो एक बुक लिख रहे हैं, वो एक तारीख लिख रहे हैं, तो उनकी तो इम्पोर्टेंस होगी। तो वो सोचते थे कि हम सिटीज में रहे, हम विलेज में क्यों रहे। तो मेनली दिल्ली वाली सिटीज में रहते थे और विलेज में रहना वो प्रेफर नहीं करते थे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया है कि वो जो भी लिखते थे ना अपनी तारीख में, वो सुल्तान के लिए लिखते थे कि हाँ इन्होंने इतने महान काम किए, इन्होंने ये किया वो किया। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसमें तारीख में कुछ रूलर्स के एडवाइस और आइडियाज भी लिखे होते थे, जो कि बर्थ राइट पे बेस होते थे और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस होते थे। अब बर्थ राइट क्या है, बर्थ राइट उसे बोलते हैं जैसे राजा का बेटा राजा है तो उसे सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसे ही मिलेगा, और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब है जैसे मेल और फीमेल में एक तरीके से डिफरेंस करना कि ये तो मेल है ये सब कुछ कर लेगा, ये फीमेल है कुछ नहीं कर पाएगी, इसे कुछ नहीं आता। तो इस टाइप की चीजें भी उसमें लिखी जाती थी। तो ये जो एडिशनल डिटेल्स है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। बर्थराइट और जेंडर डिस्टिंक्शन का आपको यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, वैसे तो आपको समझ ही आ गया होगा। 1236 में क्या हुआ, एक राजा थे इल्तुतमिश, उनकी बेटी थी रजिया, जिसको वो सुल्तान बनाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थी अपने ब्रदर्स के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर एक क्रॉनिकलर थे जिनको बोला, क्रॉनिकल मतलब होता है जो इतिहास लिखते हैं, तो वो उनका नाम था मिनहाज ए सिराज। वो नहीं चाहते थे कि रजिया बने सुल्तान, क्योंकि आज तक कोई लड़की बनी ही नहीं थी और लड़कियों से उस टाइम पहले बहुत ज्यादा चिढ़ते थे लोग, पता नहीं कैसे खड़ूस से लोग थे। और वहाँ के जो नोबल्स थे वो भी खुश नहीं थे कि रजिया एक सुल्तान बने, क्योंकि वो चाहते थे कि एक लड़का बने, कोई लड़की ना बने, ये एज अ क्वीन जो है रूलर ना करे। तो इसलिए उनको हटा दिया गया 1240 में फाइनली, मतलब 4 साल के लिए बस वो सुल्तान बन पाई थी वहाँ की। मिनाज सिराज की थिंकिंग तो देखो कितनी गंदी थिंकिंग थी इनकी। ये चाहते थे कि ना जो वुमेन्स है वो हमेशा मैंस के सबऑर्डिनेट होकर रहे, यानी कि उनसे नीचे ही मानी जाए, उनसे सुपीरियर ना मानी जाए, चाहे उनमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। और वो ये कहते थे कि ये तो गॉड का क्रिएशन है, ये तो भगवान ने बनाया है। बताओ, एक तो तुम खुद ही बोल रहे हो और बोल रहे हो कि भगवान ने बनाया है, और बोलते थे कि इतनी एक्सीलेंट क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी वुमेन्स में आ ही नहीं सकती जितनी मैंस में होती है। यहाँ पर जो रजिया थी ना, उन्होंने अपने कॉइन पे इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया था कि मैं बेटी हूँ किसकी, इल्तुतमिश की। यहाँ पर एक और स्टोरी बताई गई है, क्वीन
रुद्रमा देवी की। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना नाम एज अ मैन मेंशन किया था कि मैं एक मैन हूँ, ऐसे करके मेंशन किया था। तो ये काकतीय डायनेस्टी की थी, वारंगल में है काकतीय डायनेस्टी, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है वारंगल। तो सोचो ऐसा करना पड़ता था अगर किसी फीमेल को रूल करना है तो। एक और क्वीन की बात की गई है यहाँ पे लिखा हुआ है दिद्दा, जो कि कश्मीर में रूल किया करती थी। अब ये जो दिद्दा वर्ड है ना, ये दीदी से आया है, तो इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी यहाँ पर, और ये रूल करती थी। तो सोचो ये जो 3 क्वींस थी, ये राज करती थी पहले के टाइम पे। बहुत ही रेयर क्वीन होती थी, और इसलिए क्वीन पे आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो जितनी भी क्वीन आएंगी ना इस चैप्टर में, उनको अच्छे से लर्न कर लेना। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। अब ये जो दिल्ली सल्तनत थे, इनके टाइम पे शासन कैसा था, तो यहाँ पे बताया गया है कि सुल्तान जो है वो अपने गवर्नर्स इन सब पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, और जो भी अमीर लोग होते थे या कोई चीफटेंस हो गए, कोई लीडर हो गया, उसको किसी भी अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट करना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि ये जो गवर्नर्स होते थे ना, ये सुल्तान पे अटैक करते थे और उनको हटा के खुद राजा बन जाते थे। तो सुल्तान को थोड़ा डर रहता था, इसलिए वो प्रेफर करते थे कि जो स्लेव्स होते हैं ना, जो मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किए जाते हैं, स्लेव होते हैं गुलाम वगैरह, पहले गुलाम चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको परचेज किया जाता था, बेचा और खरीदा जाता था। तो सुल्तान जो थे ना, वो प्रेफर करते थे कि भी जो स्लेव्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह दी जाए और उनको अपने अंडर में काम करवाया जाए, क्योंकि ये जो चीफटेन्स है या अमीर लोग हैं ना, ये तो मुझे ही हटा देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़े जो गरीब लोग हैं उनको ट्रेनिंग दूं, जिससे कि वो मेरे प्रति लॉयल रहे। तो ऐसा ही होता था, जो भी गरीब होते थे ना, जो भी स्लेव्स होते थे, वो सुल्तान के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहते थे और बहुत अच्छे से काम करते थे। तो सबसे ज्यादा जो स्लेव्स वगैरह इल्तुतमिश यूज करते थे। इल्तुतमिश क्या करते थे, जो भी स्लेव्स आते थे उनको ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि आज से तुम हमारे राज्य में काम करोगे, और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सुल्तान को एक और डर होता था कि जो उनके बेटे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो उन्हें ही मार के और खुद ही सुल्तान बन जाएं। तो इसलिए वो स्लेव को ऐसे ट्रेन करते थे, कहते थे कि तुम जो स्लेव हो ना, वो सिर्फ तुम हमारे लिए ही काम करोगे और किसी के लिए काम नहीं करोगे। हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं और तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, तुम्हें लॉयल रहना पड़ेगा, और तुम हमारे बेटे से भी ज्यादा काम करोगे और ज्यादा लॉयल रहोगे। तो ये सारी चीजें भी होती थी। बताओ पहले के टाइम पे ना, बेटा ही बाप को मार देता था कि मैं सुल्तान बन जाऊंगा, तो इसलिए सब कुछ करना पड़ता था सुल्तान को। इस वजह से ही स्लेव लाने पड़ते थे। स्लेव को लाके उनको ट्रेनिंग देना और ये सारी चीज करना, तो इस सब चीजों को बोल देते बंधगन पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि बंधगन किसे बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो स्लेव्स होते थे उनको परचेज करते थे और मिलिट्री सर्विस में उनको भर्ती करवाया जाता था, और सुल्तान कहते थे कि तुम्हें हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। खिलजिस और जो तुगलक थे ना, उन्होंने प्रोसेस को बहुत ज्यादा अपनाया था, बंधगन प्रोसेस को, और वो चाहते थे कि ये हमारे क्लाइंट हैं और हमें इनको अच्छे से रखना है, जितने भी हमारे स्लेव्स हैं, और उनको बहुत अच्छी पोजीशन भी दी गई, पॉलिटिकल पोजीशन दी गई। किसी किसी को तो जनरल एंड गवर्नर्स बना दिया गया। सोचो इतनी बड़ी पोस्ट दे दी गई एक स्लेव को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे प्रति लॉयल हैं, जो हम बोलेंगे ये वो ही करेंगे। लेकिन ये जो स्लेव्स होते थे ना, वो सिर्फ सुल्तान के लिए ही लॉयल होते थे, उनके बच्चे या फिर कोई भी फैमिली मेंबर होता था उनके लिए लॉयल नहीं होते थे। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें भी डिस्टर्ब होने लगी थी, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। जो ओल्ड और न्यू नोबिलिटी थी, उनमें भी बहुत ज्यादा हड़प झड़प होने लगी थी, लड़ाइयाँ होने लगी थी। दिल्ली सल्तनत में जो भी तारीख लोग थे, यानी कि जो ऑथर थे, लिखते थे तारीख यानी कि बुक को जो लिखते थे, उन्होंने लिखा कि जो दिल्ली के सुल्तान है ना, वो चीज ये गलत कर रहे हैं, ये तो लो और बेसबॉर्न पीपल हैं, ये जो स्लेव्स वगैरह होते हैं, ये तो बहुत गरीब से हैं, इन्हें क्या पता है किस चीज का, तो ये तो आप गलत कर रहे हो कि किसी भी गरीब को आप गवर्नर बना दे रहे हो। तो ये लोग चिढ़ते थे, जो तारीख लिखते थे वो लोग चिढ़ते थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बहुत गलत दिल्ली सुल्तान के बारे में लिख दिया कि आप लोग ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब ये देखिए, मोहम्मद तुगलक तो महान ही निकले। इन्होंने क्या करा, जो वाइन डिस्टिलर था यानी कि जो शराब पिलाता था, और जो बार्बर थे यानी कि नाई थे, और जो कुक थे, उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बना दिया, और जो गार्डनर थे उनको भी इतनी हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दे दी।
तो अब बाकी के जो लोग थे ना, जैसे बरानी, वो इन सब से जो से चिढ़ने लग गए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने किसी को भी उठाया और एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे उसको बिठा दिया, चाहे उसे कोई एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, ऐसे तो पूरा हमारी जो सल्तनत है वो ही खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती रहती थी सुल्तान्स के टाइम पे। खलजी और जो तुगलक थे ना, ये दोनों सुल्तान्स ने क्या किया कि जो स्लेव्स होते थे, सबसे पहले उन स्लेव्स को मिलिट्री कमांडर बनाते थे और उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया जाता था। सोचो, पहले तो सुल्तान, उसके अंडर में गवर्नर, उसके अंडर में फिर और कोई काम करते थे, यानी कि गवर्नर की तो बहुत हाई पोस्ट थी। और बोला जाता था कि तुम्हें ये लैंड दे दी जाएगी, कोई एक लैंड दे दी है और उसको बोला गया इक्ता, लैंड को बोलते थे इक्ता, जो कि ये मिलिट्री कमांडर्स या गवर्नर्स को दिया करते थे सुल्तान्स। और बोलते थे कि जो भी इसको होल्ड करेगा इस लैंड को, तो उसे बोला जाएगा इक्तादार या फिर मुक्ति। यानी कि देखो, सबसे पहले सुल्तान ने क्या करा, मिलिट्री कमांडर या फिर गवर्नर को एक लैंड दे दी कि ये लैंड तुम्हारी है, उस लैंड को बोला गया इक्ता। और जो भी पर्सन उसको होल्ड करेगा, चाहे गवर्नर हो चाहे मिलिट्री कमांडर हो, तो उसे बोला जाएगा इक्तादार और मुक्ति। यानी कि उस लैंड से जितना भी टैक्स आता था वो ये मिलिट्री कमांडर्स और ये गवर्नर्स रखा करते थे, और अपनी पूरी जितनी मिलिट्री है उसका जितना भी खर्चा होता था वो इस लैंड से ही निकालते थे। जो भी एग्रीकल्चर होता था इस लैंड पे, वहां से वो टैक्स लिया करते थे। तो इस टाइप से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो अपने सोल्जर की सैलरी इसी लैंड से दिया करते थे, जो भी टैक्स आता था लैंड से उससे वो सैलरी दिया करते थे। और जो भी मुक्तिज होते थे, यानी कि जो भी मिलिट्री कमांडर या गवर्नर होते थे, उनके बेटे भी मिलिट्री कमांडर नहीं बनेंगे, सुल्तान ने ऐसे बोला। कुछ टाइम के लिए उनसे काम करवाया जाता था और फिर उनको उस पोस्ट से हटा के किसी और को अपॉइंट किया जाता था। और सबसे ज्यादा ये सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपनाया था। और यहाँ पे एक अकाउंटेंट भी अपॉइंट किया था कि कितना कितना पैसा लैंड से आ रहा है, वो सब कुछ अकाउंटेंट रिकॉर्ड करके रखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मिलिट्री कमांडर ज्यादा ही टैक्स ले रहे हो, या फिर उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा हो और हमें कम बता रहे हो सुल्तान्स वगैरह को। तो इस वजह से इन्होंने एक अकाउंटेंट भी अपॉइंट कर दिया और वो देखता रहता था कि कितना रेवेन्यू, कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है उस लैंड से। और ये जो दिल्ली सुल्तान थे ना, देखो कितने तेज और शाणे थे। जो हिंटरलैंड आसपास का एरिया होता था ना, वहां पे कुछ चीफ टेन्स रहते थे, यानी कि छोटे मोटे लीडर रहते थे, उनको बोला जाता था समानता। तो ये आपसे वर्ड पूछ सकते हैं। तो क्या करते थे ये लोग कि उन्हीं के लैंड से बोलते थे कि तुम अपने लैंड का टैक्स दोगे, और उनसे लैंड भी छीन लिया जाता था कभी कभी। तो इतना गलत गलत किया जाता था चीफ टेन्स के साथ भी, और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स भी लिया जाता था। और जो टैक्स लिया जाता था उससे ये राजा अपना पूरे राज्य को संभालता था अच्छे से। और जो उनका लैंड होता था ना, उसको भी मेजर किया जाता था कि जिसका ज्यादा लैंड है वो उतना ही ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो लैंड को भी मेजर किया जाता था इस टाइम पर। 3 टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे उस टाइम पे, एक तो कल्टीवेशन का, और एक कैटल का, और एक हाउस का। अब जो कल्टीवेशन का होता था ना, उसे बोलते थे खर्च। और 50% जितना भी पीजेंट कमा रहे हैं उसका 50% ये लोग रखते थे। सोचो इतना ज्यादा रखते थे, बेचारे फार्मर्स के पास तो क्या ही रहता होगा। सुल्तान्स ने बहुत ज्यादा एरिया पे भी अपना कैप्चर कर लिया था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। जैसे कि बंगाल वाला एरिया, दिल्ली से सोचो बंगाल वाला एरिया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो बैठे तो दिल्ली में थे सुल्तान्स, अब बंगाल को कैसे देख पाएंगे। तो एक टाइम बाद आके जो बंगाल था वो इनके कब्जे से हट चुका था और इंडिपेंडेंट बन चुका था। तो काफी ऐसी प्लेसेस थी जो कि बाद में इंडिपेंडेंट हो गई थी इनके कंट्रोल से। गंगा के आसपास वाला एरिया उसे बोलते हैं गंगेटिक प्लेन, वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो जो सुल्तान की फोर्स थी वो इस घने जंगलों में से नहीं जा पाती थी, इतने ज्यादा घने जंगल होते थे। तो वहाँ उस एरिया के जो छोटे मोटे लीडर हुआ करते थे, चीफटेन्स हुआ करते थे फॉरेस्ट वाले एरिया के, उनको बोला जाता था कि तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करोगे। तो जो रूलर्स थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक फोर्स किया करते थे इन लोगों को कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हमारे अकॉर्डिंग तुम करोगे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक छोटे ड्यूरेशन के लिए हुआ, छोटे टाइम के लिए हुआ, उसके बाद ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे फॉरेस्ट वाले एरिया पे भी। चीफटेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन, एक पर्सन था इब्न बतूता, नाम भी कैसा है ना, इब्न बतूता। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि जो चीफटेन्स थे, छोटे मोटे लीडर थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने अपनी जगह को कैसे सेव रखा।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो माउंटेन पे लोग रहते थे ना, उन्होंने बहुत सारे पत्थर वगैरह से आसपास का एरिया कवर कर रखा था और वो बैम्बूज का भी यूज किया करते थे। इंडिया की जो बैम्बू होती है वो हॉलो नहीं होती है। देखो ये बैम्बू ऐसा होता है और ये हॉलो नहीं होती है, यहाँ पे भी कुछ कुछ भरा होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होती है। तो इस वजह से वो काफी सारी चीजें बना पाते थे बैम्बू से, जैसे घर बना लिया या पुल बना लिया। तो जो चीफटेन्स होते थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और वो सारी ये सब चीजें यूज किया करते थे, और कैटल्स और क्रॉप सब चीजें वो उनके पास हुआ करती थी। तो उनको बाहर जाना ही नहीं पड़ता था, पानी वानी वाटर सब कुछ अवेलेबल होता था। तो वो चाहते ही नहीं थे कि वो अपने एरिया से बाहर जाएं। तो इनके फॉरेस्ट में कोई आ ही नहीं पाता था। सिर्फ एक पावरफुल आर्मी अगर आगे कोई किसी ने अटैक कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज कोई अटैक भी नहीं कर पाता था, क्योंकि इन्होंने बैम्बू से इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था ना आसपास का एरिया कि कोई भी इन पे अटैक नहीं कर पाता था। चंगिस खान के अंडर में मंगोल्स थे और मंगोल्स हर जगह पर अपना अटैक करते हुए आ रहे थे और कैप्चर करते हुए आ रहे थे सभी एरिया को। तो ईरान में भी इन्होंने कैप्चर किया ट्रांग ऑक्सोनिया वाला एरिया। तो अब दिल्ली को भी बहुत टेंशन होने लगी, जो दिल्ली के सुल्तान थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर भी अटैक कर दे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी कि मंगोल्स यहाँ पर आ ही नहीं पाए थे और उन्होंने अटैक कर ही नहीं पाया था, क्योंकि जो आर्मी थी वो यहाँ की बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा था। द सल्तनेट इन द 15th and 16th सेंचुरी। क्या आपने नोटिस किया है, जो तुगलक, सैयद और जो लोधी डायनेस्टी है वो सिर्फ दिल्ली और आगरा में ही रूल कर पाए थे। बाकी जो एरिया था जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और बाकी जो साउथ इंडिया वाला एरिया था, वहाँ पे लोग रूल नहीं कर पाए थे। वहाँ के जो रूलर थे वही रूल कर पाते थे, ये सुल्तान नहीं थे वहाँ पर। तो बाकी और अफगान और राजपूत जो थे उन्होंने भी काफी एरिया पे कैप्चर किया था। अब ऐसा ही नहीं है कि जो सुल्तान थे वही पावरफुल हुआ करते थे, काफी और छोटे छोटे रूलर भी पावरफुल हुआ करते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है शेरशाह सूरी का। इनकी बहुत स्मॉल टेरिटरी थी और ये अपने अंकल के साथ रहते थे बिहार में, और इन्होंने काफी मुगल एम्परर को भी हराया था, जैसे कि हुमायूं हो गए। हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था और दिल्ली पे पूरा अपना कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ऐसे ही काफी रूलर्स भी होते थे जो पावरफुल हुआ करते थे इस टाइम पर। शेरशाह सूरी तो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जो अकबर थे ना, उन्होंने इनकी काफी सारी चीजें फॉलो करी थी। तो चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है। विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली बिफोर द तुगलक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।